नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 9 तक चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। और दोस्तों एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें आप सीक्वेंस से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 9 और आगे भी जितने वीडियोज आएंगे उन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में सीक्वेंस से डाल दिया है। तो आप सभी साथी जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो आसान होगा कि आप खोज कर और सीक्वेंस से आप वीडियो को देखेंगे। तो आइए साथियों हम प्रैक्टिस सेट 10 का पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 हम देखेंगे दोस्तों कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। आपको यह बताना है दोस्तों कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अनुस्वार, अनुनासिक, हर्ष और प्लुत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और दोस्तों इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों आपने देखा होगा जो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है। तो यहाँ पर तो कम प्रयोग है, लेकिन जो आपने वाल्मीकि रामायण और जो ज्वाला प्रसाद आदि का रामायण है वहाँ पर दोस्तों जो ओम को लिखा गया है वहाँ इस तरह से लिखा गया ओ, और यहाँ पर एक इस तरह से और म। तो यह जो मात्रा है दोस्तों यही जो प्लुत स्वर है। तो यानी कि ओम का उच्चारण स्थान जैसे आजकल जैसे ओम डायरेक्ट बोला जाता है तो ओम ऐसे नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा समय लिया जाता है ओम इस तरह से। तो यह जो स्वर होता है जहाँ पर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। तो यह थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ पर बताना है दोस्तों कि समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि अल्प विराम का प्रयोग होता है। कहाँ पर? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा जनक की पुत्री राम की पत्नी थी। लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने हेतु लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने दोस्तों देखा होगा उत्तर प्रदेश को U.P. ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों बाकी अर्ध विराम जब एक ही प्रधान उपवाक्य पर अपने अनेक आश्रित उपवाक्य हो तब वहाँ अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्योदय हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और टहलने निकल पड़े। अब दोस्तों बात आती है विवरण चिन्ह की। तो किसी कही भी बात को स्पष्ट करना या उसके विवरण को प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, यहाँ पर विवरण चिन्ह लगेगा संज्ञा, सर्वनाम। तो इस तरह से अन्य विकल्पों को भी हमने देखा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि अल्प विराम। तीसरा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। हिमालय, गंगा, राम और पहाड़। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी यानी कि पहाड़ वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पहाड़ व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, जबकि हिमालय, गंगा, राम ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। चौथा प्रश्न देखेंगे कि उसका भाई खेलता है वाक्य में सर्वनाम है संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसका भाई खेलता है वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि कुसुम का विशेषण है कुसुमता, कुसुमती, कुसुमती और कुसुमलता। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प बी यानी कि कुसुम का जो विशेषण है दोस्तों वह क्या है? कुसुमित। क्या है दोस्तों? कुसुमित। कुसुम का विशेषण कुसुमित होता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, बड़ा, लंबा, 1, 2 आदि। तो दोस्तों आप याद रखेंगे कि कुसुम का जो विशेषण है दोस्तों वह क्या होगा? कुसुमित होगा। क्या होगा? कुसुमित। तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है यानी कि तुम्हारा आना खुशी की बात है। वाक्य में आना वह क्रिया है। वाक्य में आना शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, जाना, रोना, सोना आदि।
अब दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? रीतिवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। यानी कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति की है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है और यह किसी वस्तु की नाप या तोल का बोध कराता है, जैसे सेर भर दूध, थोड़ा पानी, कुछ पानी, सब धन आदि। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पूर्ति, अभिव्यक्ति, विवाह और छवि। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी, यानी कि जो विवाह शब्द है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर विवाह शब्द तत्सम पुल्लिंग शब्द है, जबकि पूर्ति, अभिव्यक्ति तथा छवि इकारांत स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। और हिंदी में 2 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कि एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, घरों, लताओं और नदी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो विकल्प सी, यानी कि नदी जो है एक वचन का शब्द है। नदी एक वचन शब्द है और सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, मिथ्या, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि। तो यह शब्द दोस्तों सदैव एक वचन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर दर्शन जो शब्द है यह हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, बाकी घरों और लताओं यह भी बहुवचन के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10वां हम देखेंगे कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यानी कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि यह वाक्य आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। यानी कि दिए गए वाक्य आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा में आसन्न भूतकाल होगा। भूतकाल जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं और आसन्न भूतकाल इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, तो वहाँ पर जो है आसन्न भूतकाल का प्रयोग होता है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है। यहाँ पर बताना है कि भाववाच्य का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। लोग खुलकर हंस रहे थे। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता और सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में जो विकल्प डी है कि सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, यहाँ पर भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। वाक्य सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता में भाववाच्य है। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया या भाव की प्रधानता का बोध हो, वहाँ पर भाववाच्य होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? तो यहाँ पर बताना है कि मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा शब्द करता है? कपड़े, छोटी बच्ची, मुझे और कुछ नए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प डी, यानी कि यहाँ पर जो मुझे है वही कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में मुझे शब्द करता है। जो शब्द वाक्य में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्य का वह रूप होता है जिससे क्रिया को करने वाले का पता चलता है और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने होता है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे दोस्तों कि अनाड़ी का तत्सम रूप कौन सा होगा? अनार्य, अन्यत्र, अट्टालिका और अन्यत्र। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प ए, यानी कि अनार्य जो है वह अनाड़ी का तत्सम रूप होगा। प्रश्न नंबर 14वां देखेंगे दोस्तों कि हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय और निपात। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी, यानी कि क्या कहलाते हैं दोस्तों? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाए? प्रश्न नंबर 15 देखेंगे दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह जो है विकल्प है, यानी कि यहाँ पर प्रत्यय यानी कि अवता प्रत्यय लगाए। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? अवता प्रत्यय। समझौता में अवता प्रत्यय है जो शब्दांश किसी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं और नए अर्थ का बोध कराते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय एवं तद्धित प्रत्यय।
16वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि अमावस्या का विलोम शब्द है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दोस्तों वह विकल्प यानी कि अमावस्या का विलोम शब्द पूर्णिमा होता है। यहाँ पर अन्य विकल्पों को देखेंगे दोस्तों, कृष्ण पक्ष का जो विलोम होता है वह शुक्ल पक्ष होता है, प्रज्ञा का अविवेक और कृतज्ञ जो है वह विलोम शब्द होता है। 17वां प्रश्न देखेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द अतिवृष्टि का विलोम है। रेगिस्तान, आर्द्र, बाढ़ और अनावृष्टि। तो दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर अतिवृष्टि का विलोम शब्द जो होगा दोस्तों वह विकल्प डी यानी कि अनावृष्टि जो है वह अतिवृष्टि का विलोम होगा। बाकी आर्द्र का विलोम शुष्क होता है, रेगिस्तान का उपजाऊ और बाढ़ का सूखा होता है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे दोस्तों कि अनिश शब्द का सही पर्यायवाची बताइए। स्वादिष्ट, सफरी, सेना और सेतु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह अनिश शब्द का जो सही पर्यायवाची है दोस्तों वह सेना होता है। क्या होता है दोस्तों? सेना। और स्वादिष्ट, दृष्ट, सेतु इत्यादि असंगत हैं। तो अनिश शब्द का जो सही पर्यायवाची है दोस्तों वह क्या है? सेना है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों कि केला का पर्यायवाची शब्द है कदली, कुमुद, कौरव और भानु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि केला का जो पर्यायवाची शब्द है वह कदली है। केला का पर्यायवाची शब्द कदली है। केला के अन्य पर्यायवाची शब्द में रंभा, भानुफल आदि आते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है। सूर्य, गुलाबी, प्रातःकालीन, सूर्य, सिंदूर, सिंदूराक, सूर्य और नवीन। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि प्रातःकालीन, सूर्य और सिंदूर जो है वह अरुण शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे दोस्तों कि अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का सही अर्थ बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि जानकार और ना जानकार। यानी कि पहले वाले अभिज्ञ का अर्थ जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ ना जानकार। शेष सभी विकल्प अशुद्ध हैं दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखेंगे अभिज्ञ और अनभिज्ञ का सही अर्थ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी साथियों से विनम्र आग्रह है कि आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करेंगे। जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी की, तो आप सभी जो है उन सभी साथियों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और पुराने साथी और आप जो भी नए साथी उनसे भी आग्रह है कि आप वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेंगे, तभी जो है आपको लाभ मिलेगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे दोस्तों कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक शब्द के लिए एक शब्द है अतीन्द्रिय, इंद्रिय, इंद्रिय शेष और इंद्रजीत। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि उससे हम क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए दोस्तों। आस्तिक, भक्त, श्रद्धावान और नास्तिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? आस्तिक कहते हैं। और ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता है उसके लिए नास्तिक शब्द जो है वह प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे दोस्तों कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि महाशय में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। महाशय का संधि विच्छेद दोस्तों महाधनाशय होता है। यदि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व यानी कि ह्रस्व दीर्घ यानी कि ओ, ई, छोटा ऊ के समान स्वर आए तो दीर्घ आ, बड़ी, बड़ा ऊ हो जाता है। जैसे नदी, धनीश, नदीश, महाधनात्मा, महात्मा। तो यहाँ पर जो दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। 25वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि यथास्थान शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प सी यानी कि यथास्थान में अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। यथास्थान शब्द में अव्ययी भाव समास है। इस समास में पहला या पूर्व पद अव्यय होता है और उसी का अर्थ प्रधान होता है। जैसे आजन्म, प्रतिदिन, यथा समय, यथा संभव आदि जो है अव्ययी भाव समास के उदाहरण है। 26 नंबर देखेंगे दोस्तों कि अपना हस्ताक्षर लगा दो। इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द के प्रयोग से वाक्य को शुद्ध करें। तो दोस्तों अपना हस्ताक्षर लगा दो यह शब्द गलत होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प डी यानी कि अपना हस्ताक्षर कर दो जो है यह जो है उपयुक्त विकल्प होगा। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या संज्ञा दी जाती है दोस्तों? रस से जो है यह प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह विकल्प सी यानी कि जो भाव हृदय में अंदर रहते हैं, अंतरात्मा से आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थाई भाव कहते हैं।
हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को अस्थायी भाव की संज्ञा दी जाती है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने 8 अस्थायी भावों की चर्चा की थी, किंतु बाद में आचार्य मम्मट और अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9 मानी। आचार्य उद्भट ने निर्वेद को भी अस्थायी भावों का एक भेद माना है, अतः इस कारण से अस्थायी भावों की कुल संख्या 9 मानी जाती है दोस्तों। तो आइए एक बार देख लेते हैं। पहला रस होता है श्रृंगार रस, उसका अस्थायी भाव रति होता है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। विभिन्न रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा, वीर रस का उत्साह और शांत रस का निर्वेद। हास्य रस का अस्थायी भाव हास, करुण रस का शोक, भयानक रस का भय और अद्भुत रस का जो दोस्तों अस्थायी भाव होता है वह विस्मय होता है। तो आप इन सभी को जबानी जो है कि याद करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 28 देखेंगे कि दामिनी दमक र न घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? सवैया, चौपाई, दोहा और सोरठा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प सी यानी कि उपरोक्त पंक्तियों में चौपाई छंद जो है यह है। यानी उपरोक्त पंक्ति में चौपाई छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु शुभ माने जाते हैं और यह एक सममात्रिक छंद है। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है? व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक भी बार न हो, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन एक शब्द की एक से अधिक बार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प है यानी कि व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। अनुप्रास अलंकार का जो है डेफिनेशन होता है, परिभाषा होती है कि जहाँ पर व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। उदाहरण के लिए देखें तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज देश का उजियाला। तो उपयुक्त उदाहरण में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है यानी कि 2018 में। अब दोस्तों ये प्रश्न नंबर 31 में देखेंगे चंगा तो कटौती में गंगा। लोकोक्ति को पूरा करने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वह बी नंबर यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का पूर्ण रूप है, जिसका अर्थ है यदि मन शुद्ध है तो घर परितीर्थ है। अतः विकल्प बी यानी कि मन और गंगा खाली स्थान में भरा जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कि जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प बी यानी कि कृतज्ञ होना, यानी किए गए उपकार को न मानना जो है वह कृतज्ञ होना कहलाता है। जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है कृतज्ञ होना और शेष विकल्प असंगत हैं। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे दोस्तों कि रीतकाल को श्रृंगार काल इनमें से किसने कहा था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल, रसाल, रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह विकल्प है यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा था। रीतकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी का सामयिक इतिहास, काव्यांग, कौमुदी, सत्य हरिश्चंद्र इत्यादि। अब दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है उसको आपको यह जो अनसीन पैसेज है उसको देखकर आपको बताना है दोस्तों। तो आपको मैंने कई बार बोला है दोस्तों कि आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए दोस्तों। और यहाँ पर मैं पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट पढ़ाता हूँ उसका PDF प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप वहाँ से PDF ले करके आप पढ़ करके आप जो है गद्यांश का उत्तर देंगे दोस्तों। गद्यांश का एक सबसे अच्छा ट्रिक यह है दोस्तों कि आप गद्यांश को 1 से 2 बार पढ़ेंगे और आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आप निसंदेह जो है 99% केसेज में आप जो है सही उत्तर जो है प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है, तो यहाँ पर गद्य की जगह न देकर एक पद्यांश लिखा है दोस्तों। तो पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि वीर जो है वह सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं दोस्तों? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं, घबराते नहीं हैं। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न का आप जो है उत्तर कॉमन सेंस से भी दे पाएंगे। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि वीर संकट को देखकर क्या करते हैं? घबराते नहीं हैं। वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपाते हुए, मुस्कुराते हुए और रोते हुए। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा कि वीर पुरुष जो है सभी कार्य को मुस्कुराते हुए करते हैं, यानी कि वह जो है अपना संकट किसी को कष्ट जो है ऐसा करते हैं कि वह कोई समझ ना पाए, यानी कि सभी कार्य को वह मुस्कुराते हुए करते हैं। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे कि वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? मित्र, असंभव, कठिन पथ और संकट। तो दोस्तों यह जो है पद्यांश में इस तरह की चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह विकल्प बी यानी कि
कठिन पथ देखकर मुस्कुराते हैं कौन? वीर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसमें आज हमने 10वां प्रैक्टिस सेट देख लिया। तो आप सभी साथी, आपको यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगता है प्लीज़ जो है आप कमेंट करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर जिन्होंने भी पूरा प्रैक्टिस सेट देखा है वह बताएंगे कि आपने इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया, तो आप जो है कमेंट करेंगे। और साथ ही आप इसी तरह का प्रैक्टिस सेट पाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल आदि परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करने के लिए आप जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जुड़ेंगे, अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को शेयर करेंगे। तो आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।